शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें। विचार: जो पहली बार होता है वह हमेशा बाद में होने वाले से ज़्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकार या किसी मशहूर पिता की संतान हैं तो आपको उनसे ज़्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धियां हासिल करनी होगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाए या ऐसे अतीत में उलझकर न रह जाए जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। दबंग पिता के चंगुल से बाहर निकले, उसकी विरासत की उपेक्षा करें और अपने तरीके से चमककर शक्ति हासिल करें। पहला होना श्रेष्ठ है। कई लोग अपने काम में फिनिक्स की तरह चमक सकते थे अगर बाकी लोग उनसे पहले नहीं आए होते। किसी भी काम में सबसे पहला होना एक बड़ा लाभ है। श्रेष्ठता होने पर यह दोगुना अच्छा होता है। पहले व्यक्ति के रूप में आप किला फतह कर लेते हैं। जो लोग पहले पहुंचते हैं वे जन्मसिद्ध अधिकार के कारण शोहरत हासिल कर लेते हैं और उनके बाद पहुंचने वाले लोग छोटे पुत्रों की तरह होते हैं जिन्हें संपत्ति की खुरचन ही मिलती है। सोलोमन के पिता कुशल योद्धा थे, लेकिन सोलोमन ने समझदारी से शांति का विकल्प चुना। अपनी दिशा बदलने के कारण उनके लिए हीरो बनना ज़्यादा आसान हो गया और हमारे महान फिलिप द्वितीय ने विवेक के सिंहासन पर बैठकर पूरी दुनिया पर शासन किया, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। अगर उनके अजय पिता शक्ति के आदर्श थे तो फिलिप विवेक की प्रतिमूर्ति थे। इस तरह के नए रास्ते पर चलकर समझदार लोग महान लोगों की श्रेणी में अपना नाम लिखा लेते हैं। अपनी कला को छोड़े बिना चतुर लोग आम रास्ता छोड़ देते हैं और व्यवसाय में भी श्रेष्ठता की ओर नए कदम बढ़ाते हैं। होरेस ने महाकाव्य की राह वर्जिल के पास ही रहने दी, मार्शल ने गीत होरेस के पास रहने दिए, टेरेंस ने कॉमेडी को चुना और पर्सियस ने व्यंग्य को। इनमें से हर व्यक्ति साहित्य की अपनी विद्या में सर्वप्रथम होने की आशा कर रहा था। चलताऊ नकल कभी साहसिक कल्पना का स्थान नहीं ले सकती है। शक्ति की कुंजी। कई प्राचीन राज्यों जैसे बंगाल और सुमात्रा में जब राजा कई साल तक शासन कर लेता था तो उसकी प्रजा उसे मौत के घाट उतार देती थी। यह नवीनीकरण की परंपरा तो थी ही, साथ ही ऐसा इसलिए भी किया जाता था ताकि वह जरूरत से ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए। उसकी मौत के बाद उसे अहंकारी होने का कोई खतरा नहीं रहता था, इसलिए अब उसकी पूजा देवता के रूप में की जा सकती थी। इससे किसी नए और युवा राजा के लिए मैदान भी साफ हो जाता था। राजा या पिता के प्रति उभयवादी शत्रुतापूर्ण नजरिया उन महान व्यक्तियों की दंतकथाओं में भी दिखाई देता है जो अपने पिता को जानते ही नहीं थे। मोजेस, जो बाद में बहुत शक्ति संपन्न बने, बुलरसेस में बेसहारा पाए गए थे और उन्हें अपने माता पिता का ज्ञान नहीं था। चूंकि उन्हें अपने पिता के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी और वे अपने पिता की छवि द्वारा सीमित नहीं थे, इसलिए वे शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अपने जीवन के उत्तरकाल में अलेक्जेंडर महान ने यह दंतकथा फैलाई कि उनके पिता फिलिप ऑफ मैसिडोन नहीं बल्कि देवता जुपिटर एमोन है। इस तरह की दंतकथाएं और परंपराएं असली पिता को नष्ट कर देती है क्योंकि वह अतीत की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक होता है। अतीत यानी पिता युवा हीरो को अपना संसार बनाने से रोकता है। युवक को अपने पिता का अनुसरण करना पड़ता है, भले ही उसका पिता मर चुका हो या अशक्त हो चुका हो। हीरो को अपने पूर्वज के सामने सिर झुकाना पड़ता है और परंपरा के अनुसार चलना पड़ता है। शक्तिशाली स्थान को भरने की योग्यता पर निर्भर करती है। इसके लिए अतीत की मुर्दा लाश के भार को हटाकर नई जगह बनानी पड़ती है। पिता के स्वरूप को रास्ते से हटाने के बाद ही आपको अवश्य जगह मिलेगी जहां आप नई व्यवस्था जमा सकें। ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। अतीत की छाया से बचने का शायद सबसे आसान तरीका इसे छोटा बताना है, पीढ़ियों के बीच शाश्वत विरोध का उल्लेख करना है, युवाओं को बूढ़ों के खिलाफ भड़काना है। इसके लिए आपको नसेनी पर लटकने के लिए किसी सुविधाजनक वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरत होती है।
अपने अग्रज से दूरी स्थापित करने के लिए अक्सर किसी तरह के प्रतीक की जरूरत होती है ताकि जनता इस दूरी को समझ ले। उदाहरण के लिए लुई 14वें ने इसी तरह की प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जब उसने फ्रांसीसी सम्राटों के पारंपरिक महल को अस्वीकार करते हुए वर्साई ने अपना खुद का महल बनवाया। उसके उदाहरण का अनुसरण करें। कभी भी अपने अग्रज की बनाई राह पर ना चले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको एक भिन्न शैली और प्रतीकात्मकता प्रयोग करके अलगाव व अंतर को स्पष्ट रूप से देखा देना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने पर हमें एक जिद्दी मूर्खता के बारे में पता चलता है जो शक्ति की प्रबल विरोधी है। यह अंधविश्वास कि अगर आपसे पहले वाला कोई काम करके सफल हुआ है तो आप भी वही काम उसी तरीके से करके उसकी तरह सफल हो सकते हैं। यह अनुसरण नीति रचनात्मकता से रहित लोगों को ललचा सकती है क्योंकि यह आसान है और यह उसकी भीरुता तथा आलस्य को अच्छी लगती है। लेकिन परिस्थितियां कभी ठीक वैसी ही नहीं होती है। आपको अतीत के प्रति निर्मम रणनीति अपनाना चाहिए। अपने अग्रजों की सभी पुस्तकें जला दें और परिस्थितियों पर भिन्न प्रतिक्रिया करना सीखें। अंत में प्रचुरता और समृद्धि हमें आलसी तथा निष्क्रिय बना देती है। जब हमारे पास शक्ति आ जाती है तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती। यह एक गंभीर खतरा है। समृद्धि से मोटे और आलसी बनने के बजाय आपको मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से पहले पायदान पर पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी शुरुआती विजय अक्सर हमें कार्टूनों में बदल देती है। शक्तिशाली व्यक्ति एक जाल को पहचानते हैं। वे लगातार बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। पिता की छाया को वापस लौटने की इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिए। उसे हर कदम पर मौत के घाट उतार देना चाहिए। तस्वीर पिता, वह अपने बच्चों पर विशाल छाया डालता है। वह उन्हें अतीत की डोर से बांधे रखता है। वह उनकी युवा भावना को दबाता है और उन्हें उसी बोझिल रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है जिस पर वह खुद चला है। उसकी चालें बहुत सी है। वह चौराहे पर आपको अपने पिता के प्रभाव को मार डालना चाहिए और उसकी छाया से बाहर निकलना चाहिए। विशेषज्ञ की राय, किसी महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। उससे आगे निकलने के लिए आपको दोगुना हासिल करना होगा। जो लोग अनुसरण करते हैं उन्हें नकलची माना जाता है। चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, वे उस छवि से नहीं उबर पाएंगे। उत्कृष्टता की नई राह या शोहरत का आधुनिक मार्ग खोजना एक असाधारण योग्यता है। लोकप्रियता पाने की बहुत सी राहें हैं जिनमें से कई पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। सबसे नई राहें कठिन हो सकती है लेकिन वह अक्सर महानता का शॉर्टकट होती है। नियम 42, गडरिये को मार दे, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। विचार, मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती है जो दंभी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं तो दूसरे उनके प्रभाव के प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों के कई गुना बढ़ने का इंतजार ना करें। उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश न करें। वे कभी नहीं सुधर सकते। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर निकालकर देश निकाला देकर उनके प्रभाव को खत्म कर दे। मुश्किल की जड़ यानी गडरिये पर प्रभाव करेंगे तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। चीनी कहावत, जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं। शक्ति की कुंजी, पुराने जमाने में राजा और उसके मुट्ठी भर मंत्री पूरे देश पर शासन करते थे। सिर्फ सामंतों के पास शक्ति होती थी। सदियों बाद शक्ति धीरे धीरे प्रजातांत्रिक हुई। बहरहाल इससे एक आम गलत धारणा उत्पन्न हो गई कि अब शक्ति किसी विशेष समूह में केंद्रित नहीं है बल्कि पूरे जनता में है। बहरहाल यह सच नहीं है। हालांकि शक्तिशाली समूहों की संख्या में फर्क भले ही पड़ा हो लेकिन इसका सार नहीं बदला है। आजकल उन शक्तिशाली तानाशाहों की संख्या तो कम हो गई है जो लाखों करोड़ों देशवासियों की जिंदगी और मौत की शक्ति को अपने हाथ में थामे रहते हैं। लेकिन आज भी छोटे छोटे इलाकों पर शासन करने वाले हजारों छोटे तानाशाह बचे हैं जो अप्रत्यक्ष शक्ति की चालों का
चालों या करिश्माई व्यक्ति के माध्यम से हुकूमत करते हैं। हर समूह में शक्ति एक दो लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानवीय स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। लोग किसी प्रबल व्यक्तित्व के चारों तरफ उसी तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जिन लोगों को यह भ्रम होता है कि शक्ति के केंद्र का यह प्रकार अब मौजूद नहीं है, वे अंतहीन गलतियां करते हैं, अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। शक्तिशाली लोग कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। बाहर से वे खेल खेलते नजर आते हैं और यह नाटक करते हैं कि शक्ति बहुत से लोगों में निहित है, लेकिन छिपकर वे समूह के चुनिंदा लोगों पर नजर रखते हैं जिनके पास तुरूप के पत्ते होते हैं। इन्हीं लोगों पर वे काम करते हैं। किसी मुश्किल के आने पर वे उसके पीछे छिपे कारण की तलाश करते हैं। वे उस अकेले प्रबल चरित्र की तलाश करते हैं जिसने मुश्किल पैदा की थी और जिसे दूर करने या अलग करने से पानी की सतह दोबारा शांत हो जाएगी। अपनी पारिवारिक थेरेपी की प्रैक्टिस में डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन ने पाया कि अगर परिवार का माहौल गड़बड़ा गया है तो हमेशा एक व्यक्ति की इसके लिए जिम्मेदार होता है। अपने सत्र में वे उस सदस्य को दूर बैठा देते हैं और प्रतीकात्मक रूप से उस सड़े सेब फल को अलग कर देते हैं। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य इस दूर बैठे व्यक्ति को अपनी मुश्किल के स्रोत के रूप में देखने लगते हैं। एक बार जब आप ये पहचान जाए कि आग कौन लगा रहा है, तो इसे दूसरे लोगों को बताने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। याद रखें, आग लगाने वाले छिपकर अपना काम करते हैं। वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अपने कार्य छिपा लेते हैं। उनके कार्यों को सबके सामने ले आएंगे तो उनकी मुश्किलें पैदा करने की शक्ति चली जाएगी। रणनीति के खेलों में एक प्रमुख तत्व है शत्रु को अलग थलग करना। शतरंज में आप राजा को किसी कोने में ले जाने की कोशिश करते हैं। गो नामक चीनी खेल में आप दुश्मन की शक्ति को छोटे स्थान पर अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे हिल न पाए और प्रभावहीन हो जाए। अपने दुश्मनों को नष्ट करने के बजाय उन्हें अलग अलग करना अक्सर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप कम क्रूर दिखते हैं। हालांकि परिणाम वही होता है, क्योंकि शक्ति के खेल में एकाकीपन का मतलब मौत है। एकाकीपन का सबसे प्रभावी रूप यह है कि मुश्किलें पैदा करने वाले को उसकी शक्ति के आधार से दूर कर दिया जाए। जब मौत से तुंग शासक समूह में शामिल किसी दुश्मन को नष्ट करना चाहते थे तो वे सीधे उस पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप और चोरी से उसे अलग थलग करने की कोशिश करते थे। वे उस व्यक्ति के सहयोगियों को उससे दूर कर देते थे और उसके समर्थन आधार को संकुचित कर देते थे। जल्दी ही वह व्यक्ति अपने आप गायब हो जाता था। अंत में आप गड़रिये पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भेड़ें दहशत में आ जाती है। जब लीडर चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी चला जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता है जिसके चारों तरफ घूमा जाए। हर चीज बिखर जाती है। लीडर्स पर निशाना साधे, उन्हें नीचे लाएं और उत्पन्न होने वाली दुविधा में अनंत अवसरों की तलाश करें। भेड़िए और भेड़। एक बार की बात है, भेड़िए ने भेड़ों के पास प्रतिनिधि भेजकर यह इच्छा जताई कि उनके बीच भविष्य में शांति रहे। भेड़िया ने कहा, आखिर हमारे बीच यह अंतहीन युद्ध क्यों चलता रहे? दुष्ट कुत्ते ही इसका कारण हैं। वे हम पर लगातार भौंकते रहते हैं और हमें उत्तेजित करते हैं। उन्हें दूर भगा दो ताकि हमारी शाश्वत मित्रता व शांति के बीच में कोई बाधा न रहे। मूर्ख भेड़ों ने भेड़िए की बात मानकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। जब भेड़ों की रक्षा करने के लिए कुत्ते नहीं रहे तो भेड़ें धोखेबाज दुश्मनों का आसान शिकार बन गई। तस्वीर मोटी भेड़ों की रेवड़। एक दो भेड़ें चुराने की कोशिश में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। भेड़ों का रेवड़ की रक्षा करने वाले कुत्तों पर हमला करके अपनी जान जोखिम में न डालें। इसके बजाय गड़ेरिए पर निशाना साधे। अगर आप उसे दूर जाने के लिए प्रलोभन देंगे तो कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। गड़ेरिए को नीचे गिरा दे। उसे गिरा देखकर भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और आप उन्हें एक एक करके उठा सकते हैं। विशेषज्ञ की राय।
अगर आप धनुष तानते हैं तो सबसे मजबूत धनुष ताने। अगर आप तीर का प्रयोग करते हैं तो सबसे लंबे तीर का प्रयोग करें। घुड़सवार को मारने के लिए पहले उसके घोड़े को मारे। डकैतों के गिरोह को पकड़ने के लिए पहले उसके सरगना को पकड़े। जिस तरह किसी देश की सीमा होती है उसी तरह लोगों को मारने की भी सीमा होती है। अगर मुखिया को मारकर दुश्मन के हमले को रोका जा सकता है तो अनावश्यक रूप से लोगों को मारने या घायल करने से क्या लाभ है।